हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज जो है टॉपिक वो हमारा नया लेसन से संबंधित है, लेसन नंबर 10 जो कि परिवहन एवं संचार से संबंधित है। ठीक है, तो लेसन नंबर 10 डाल लेंगे आज अपन। चैप्टर नंबर 10 परिवहन व संचार। ठीक है, अब इस 10वें लेसन के अंदर हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे, एक तो आपका परिवहन का और एक है संचार। दोनों की परिभाषाओं की बात करेंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत परिवहन का टॉपिक आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे परिवहन की परिभाषा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का टॉपिक ये आता है, परिवहन की परिभाषा। परिभाषा कह दीजिए या फिर अर्थ कह दीजिए कि परिवहन का मतलब होता क्या है। देखिए सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो परिवहन होता है माल मतलब वस्तु या फिर यात्री, इन दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य जो भी करता है वो कहलाता है परिवहन। जैसे कि ट्रैक्टर हो सकता है, मोटर हो सकता है, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, प्लेन, रेल, कुछ भी साधन हो सकता है जो वस्तु और माल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य करता है, परिवहन कहलाता है। परिभाषा लिख देंगे अपन, माल व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने, ठीक है, लाने व ले जाने का कार्य ही परिवहन कहलाता है। ठीक है, मतलब माल, वस्तु व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य जो करता है उसे परिवहन कहते हैं। जैसे कि आपका ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, रेल है, बस है आदि, ये इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए परिवहन से ही संबंधित है बिंदु। आपने देखा होगा खेत में कोई माल उत्पादित होता है, जैसे कि गेहूं उत्पादित हुआ, और कारखाना एक ऐसा स्थान है जहां पर कच्चे माल को लाया जाता है और कारखाने में रखी जो मशीनें होती है उस मशीनों के माध्यम से उस कच्चे माल को एक नया रूप देने का काम करते हैं। मतलब कारखाने में खेतों से निकला हुआ जो प्राथमिक क्रिया से निकला हुआ माल जब द्वितीय क्रिया में आता है, जिसे हम कारखाना कहते हैं, वहां पर रखी मशीनों के अंदर जो भी काम होता है, जैसे कि गेहूं पहुंचा बिस्किट बन गया, ठीक है, गेहूं पहुंचा ब्रेड बन गई। तो कहने का मतलब खेत और कारखानों से तैयार सभी उत्पादों को उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर उपभोक्ता उन सामग्री को खरीद सके। अब खेत और कारखानों में जो भी माल तैयार होता है वहां से जब बाजार में उस सामान को लेके आएंगे तो किसके माध्यम से लेके आएंगे? परिवहन के माध्यम से। ठीक है, तो मतलब खेत और कारखानों से जो भी माल तैयार होगा वो उत्पादों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। इसे भी हम परिवहन की संज्ञा में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से लिखना आपको देखिए, खेत व कारखानों में उत्पादित माल को, ठीक है, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। अब उसके लिए उस परिवहन को चाहे बाजार तक उस माल को पहुंचाना पड़े, ठीक है, वो परिवहन उस माल को कहां पहुंचाएगा? बाजार, क्योंकि उपभोक्ता तो जो भी माल खरीदेगा वो बाजार से ही खरीदेगा। तो वस्तु और सामग्री को
खेत व कारखानों से पैदा करने के बाद, माल को तैयार करने के बाद सीधे परिवहन उस माल को कहां ले जाता है? बाजार में। तो ये परिवहन की एक छोटी सी विशेषता होगी। देखिए, परिवहन ही है जो कि इन वस्तुओं को, उत्पादन को स्थानों से, एक स्थान जहां पर माल उत्पादित होता है उस स्थान से बाजार तक पहुंचाने का काम करता है। वो कौन करता है? परिवहन ही करता है। ठीक है, परिवहन ही है जो उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाता है। ठीक है, ये तो हुई परिवहन की बात। ठीक है, अब आगे तो हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में कि कितने परिवहन होते हैं, वो बाद की बात है। अभी तो मैंने आपको परिभाषा और थोड़ा अर्थ बताया आपको। अब हम बात करते हैं संचार की। अब संचार क्या होता है? बिल्कुल सरल शब्द है, वे साधन जिनके माध्यम से अपने विचार को, अपने दर्शन क्षेत्र को या अपने संदेशों को, अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजता है उसे हम संचार कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, फैक्स है, ये सारे के सारे संसाधन जो होते हैं ये संचार वाले साधन ही होते हैं। परिभाषा लिखिए, वे साधन जो हमारे शब्दों, विचारों, दर्शनों, ठीक है, और इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं? शब्द कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं, दर्शन कह सकते हैं, संदेश कह सकते हैं। संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता हो उसे संचार कहते हैं। ये बिल्कुल सरल सी परिभाषा आपके सामने मैंने रख दी है। जैसे कि अब जैसे टेलीफोन है, सब जानते ही हैं, जिसे हम मोबाइल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके टेलीफोन, टेलीविजन है, रेडियो है, फैक्स, ये सारे संसाधन जो है यही संदेशों को, विचारों को, शब्दों को, दर्शन, चेहरा भाव, जो कि प्रत्यक्ष मैं खड़ा हूं यहां पे आपको दिख रहा हूं तो ये दर्शन ही तो है। ये सारे के सारे संदेशों, विचारों, शब्दों को जो भी साधन पहुंचाने का काम करता है उसे हम संचार कहते हैं। चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो या फिर फैक्स हो। ठीक है, ये तो भाई मैंने आपको परिवहन और संचार की परिभाषा बताई। अब अगला टॉपिक जो है वो है परिवहन के साधन, कि परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं, इनकी हम छोटी सी चर्चा करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा वर्णन करेंगे एक टॉपिक का लेके। अभी हम बात करेंगे परिवहन के साधन की। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, दोनों परिभाषा होने के बाद में परिवहन और संचार की परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे परिवहन के साधन। ठीक है, अब हम पहला टॉपिक लेंगे परिवहन का। इस टॉपिक को हम आगे की ओर पढ़ेंगे जब इसका नंबर आएगा, जब देखेंगे। अभी हम बात करेंगे परिवहन की। परिवहन से संबंधित ही अपने वीडियो आएंगे अगले वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन की साधन की। देखिए, इसका एक छोटा सा डायग्राम आपके बना हुआ है, मैं एक डायग्राम बना देता हूं। परिवहन के साधन, ठीक है, और परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? परिवहन के साधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबसे पहला जो परिवहन आता है वो आता है स्थल परिवहन। देखिए, सबसे पहले हम स्थल परिवहन की बात करते हैं। स्थल परिवहन क्या होता है? देखिए, हमको ये तो पता है कि परिवहन 3 प्रकार के होते हैं, हम बताएंगे इन दोनों के बारे में भी। पहले हम स्थल परिवहन, जो कि आपके सामने एक एक टॉपिक लेंगे अपन। स्थल परिवहन होता क्या है? देखिए, स्थल परिवहन वो परिवहन होता है जो कि धरातल पे होता है। अब स्थल परिवहन हमेशा ध्यान रखना छोटी दूरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी दूरी के लिए, या हम इसमें बड़ी दूरी भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर
इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सड़क, एक होता है रेलवे, और एक होता है पाइपलाइन। ठीक है, ये 3 बिंदु इसके अंतर्गत आता है। अब मैं छोटी और बड़ी दूरी की बात कर रहा था ना मैं आपके सामने। देखिए सड़क परिवहन जो होता है, अब जैसे स्थल परिवहन तो समझ में आ गया होगा कि वह परिवहन जो कि स्थल भाग पे परिवहन करे, जिसके अंतर्गत सड़क हो सकती है, रेलवे हो सकता है, या फिर पाइपलाइन हो सकती है। अब जैसे मैं सड़क की बात करूं तो आप देखिए छोटी दूरी के लिए सबसे बेस्ट साधन माना जाता है सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन भी 2 तरह के होते हैं, कच्ची सड़कें होती है, पक्की सड़कें होती है। इसकी हम डिटेल लेंगे बाद में, अभी तो आपको शॉर्ट रूप से बता रहा हूं कि स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा है, सड़क, रेल और पाइपलाइन। सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और दोनों ही वस्तु व यात्रियों का परिवहन करते हैं। ये किसका परिवहन करते हैं? वस्तु व यात्रियों का। ये कौन सी दूरी के लिए जरूरी है? छोटी दूरी के लिए। और ये कौन सी दूरी के लिए? लंबी दूरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाइए पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होती है? घरों में देखा होगा आप लोगों ने, घर पे अपने पानी आता है ना, पाइपलाइन के जरिए आता है। तो अब जल का परिवहन करना हो या फिर तेल का परिवहन करना हो तो आपको पाइपलाइन की आवश्यकता पड़ती है। होती कहां पर? ये स्थल परिवहन पे तो होती है, ठीक है ना, स्थल पर ही होती है। अब आपने देखा होगा कोयला क्षेत्र जो होते हैं, उन कोयला क्षेत्र के अंदर जो कोयला होता है, उन कोयले को, अब कोयला कैसा होता है? कोयला ठोस अवस्था में होता है, उसको लिक्विड अवस्था में बदलकर, उसे पिघलाकर पानी में घोल करके और पाइपलाइनों के जरिए जहां पे पहुंचाना है वहां पहुंचा देते हैं। या फिर इस पाइपलाइन के जरिए गैस है, तेल है, इसका उपयोग इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य पाइपलाइन के जरिए करते हैं। और ये तीनों ही बिंदु सड़क परिवहन के या स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। ये तो हुई आपकी बात स्थल परिवहन की। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है जल परिवहन। ये दूसरे नंबर का बिंदु है जल परिवहन। देखिए जल परिवहन मुख्यतः 2 तरह के परिवहन होते हैं। हालांकि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन माना गया है। क्यों माना गया तो मैं बता देता हूं आपको। जल परिवहन इसलिए सस्ता है क्योंकि इसमें एक तो रोड नहीं बनानी पड़ती है, कोई लागत नहीं लगती है क्योंकि पानी में ही जहाज तैरता है। दूसरी चीज, सड़क परिवहन में तो क्या होता है, जब पहिया सड़क पर घर्षण करता है तो उसमें जोर लगता है, ठीक है। अगर मान लो किसी चढ़ाई पे चढ़नी है तो गाड़ी को जोर लगाना पड़ता है, तो उसमें पेट्रोल, डीजल, ईंधन जो भी है ज्यादा खर्च होता है। लेकिन इस जल परिवहन में ऐसा होता ही नहीं है। एक बार दिया रेस और फिर वो पानी के अंदर, क्योंकि पानी की परत बहुत ही मुलायम होती है, तो पानी के अंदर जो जहाज होता है वो आसानी से तैर लेता है। हवा का भी प्रेशर पड़ता है तो आसानी से तैर लेता है। तो एक तो जल परिवहन में कम लागत लगती है, पहली चीज, इसलिए फायदेमंद है। और जल परिवहन जो होता है वो परिवहन जो जल में परिवहन करे, ठीक है। अब देखिए जल परिवहन को भी कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों। एक तो होता है अंतः स्थलीय, ठीक है, परिवहन, और दूसरा जो होता है वो होता है सागरीय, सागरीय व महासागरीय जल परिवहन। अब सुनो इसके बारे में। अंतःस्थलीय परिवहन क्या होता है? अंतःस्थलीय परिवहन होता है स्थल के अंदर जाके, मान लीजिए जमीन का जो भाग है, आपने देखा होगा नहर। अब नहर जो है वो कहां होती है? स्थल भाग के अंदर होती है, ठीक है ना। जैसे जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के अंदर ही पानी की एक नाली होती है, नहर वही तो होती है। वोल्गा जलमार्ग देख लीजिए, आपकी कई नहर, इंदिरा गांधी नहर देख लीजिए, और इसके अलावा आपके सुपीरिंग जो नहर होती है उसको देख लीजिए, या फिर आपके जो क्या बोलते हैं उसको, कई तरह की नहरें हैं, राइन जलमार्ग है, ठीक है। ये जलमार्ग कहाँ है? ये जलमार्ग सारे के सारे अंतःस्थलीय, जमीन भूखंड के अंदर जाकर ये पानी की एक नालिका के रूप में एक नहर तैयार की जाती है और वहीं पर वो जहाज चलते हैं। इसे कहते हैं अंत्य। अंत्य मतलब अंदर, स्थल में परिवहन, और किस रूप में? नहर के रूप में। अंदर स्थल में, अंदर के भाग में जो परिवहन हो नहर के रूप में, नदियों में,
ठीक है। अब नदी भी कहाँ, स्थल भाग के अंदर ही होती है। दूसरा देखिए सागरीय और महासागरीय कौन सा, जो सागर के अंदर हो, महासागर के अंदर हो। जैसे कि भारत को छोड़कर अमेरिका जाना है तो पूरे सागर को पार करते हुए जहाज जाएगा, तो वो जो मार्ग है वो महासागरीय सागरीय जलमार्ग कहलाएगा और ये परिवहन जल परिवहन कहलाएगा, ठीक है। जो कि भारत का माल अमेरिका में और अमेरिका की वस्तु यात्रियों को भारत में लाने का काम करता है जहाजों के माध्यम से। तीसरे नंबर पे आता है कौन सा भाग, वायु परिवहन। अब देखिए ये सबसे कम लागत लगती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें इससे थोड़ा ज्यादा लागत, और ये जो वायु परिवहन है सबसे अधिक लागत, इसमें सबसे ज्यादा लागत लगती है। सबसे ज्यादा लागत लगती है किसमें, वायु परिवहन के अंदर। वायु परिवहन एक कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई कीमती वस्तु आपको लेके जानी है या फिर कीमती मूर्ति लेके जानी है जिसमें टूट फूट ना हो, इसमें तो आप जितना वजन डालो जल परिवहन में उतना कम है। बड़े बड़े कंटेनर ले जाओ, ठीक है ना, कहीं पे भी ले जाओ विदेश में। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक तो अधिक लागत है, दूसरी बात कम समय में लंबी दूरी तय कर सकता है, ठीक है ना। लागत अधिक है, कम समय में लंबी दूरी तय कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सेवा भी प्रदान कर सकता है। इसलिए इस वायु परिवहन को कितने भागों में बांटा है, दो। एक तो होता है राष्ट्रीय और एक होता है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय वायु परिवहन और एक होता है अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है देश के अंदर, जैसे कि भारत है, भारत के अंदर जितने भी प्लेन उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं, तो वो आपके भारत में ही उड़ेंगे। जैसे कि आपका जयपुर से बेंगलोर जाना है, दिल्ली जाना है, कोलकाता जाना है, तो वो यहीं पर भारत के अंदर अंदर ही घूमेंगे, तो हमने राष्ट्रीय वायु परिवहन कह दिया। लेकिन अगर भारत छोड़ के, भारत से प्लेन उड़ता है दिल्ली से और पहुंच जाता है अमेरिका, तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन हो गया। मतलब एक स्थान से विदेशी सीमा पार करके, भारत की सीमा को पार करके विदेशी सीमा में जाना अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा। लेकिन अगर देश के अंदर ही वायु उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, तो वो आपका राष्ट्रीय वायु परिवहन कहलाएगा। तो इस तरीके से अपने ये तीन साधन है और ये इनकी दो, इसके स्थल परिवहन के तो तीन भाग हो गए, सड़क, रेल, पाइपलाइन। जल परिवहन के दो भाग हो गए, अंतरस्थलीय परिवहन और सागरीय महासागरीय जल परिवहन। वायु परिवहन के दो भाग हो गए, राष्ट्रीय वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन, ठीक है। तो इस तरीके से ये परिवहन संसाधन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे सबसे पहले स्थल परिवहन की बात करेंगे और स्थल परिवहन में भी हम लेंगे सड़क, रेल और पाइपलाइन की चर्चा करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।